Good morning to all of you. Today I am going to discuss new chapter determinants. We have studied about matrices and algebra of matrices, and also we have learned that a system of algebraic equations can be expressed in the form of matrices. आपने क्लास 10th में इस टाइप से इक्वेशंस पढ़ी ही a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2। तो अगर आप इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो आप देखिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2। आपने इन मैट्रिसेस, ये जो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, आपने इसको मैट्रिसेस के फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया। नाउ आपने इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं वो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा यूनिकनेस के बारे में इसकी, कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यूनिक सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, नो सॉल्यूशन होगा। आपने इस टाइप का क्लास 10th में पढ़ रखा है। नाउ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। आपने पढ़ा होगा यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है। यूनिक सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था वहां पर क्लास 10th में a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, यानी कि a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। यहाँ पर तो मैंने जो मैट्रिक्स ली है वो आपकी सेकंड ऑर्डर की ली है, यानी कि अगर a1 b2 माइनस a2 b1 की वैल्यू अगर आपकी 0 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि वो यूनिकनेस है, यानी कि उसका एक सॉल्यूशन आ रहा होगा, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा होगा। तो लिखा हुआ है दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन और नॉट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर a1 b2 माइनस a2 b1, a1 b2 minus a2 b1, the number a1 b2 minus a2 b1 which determines uniqueness of solution is associated with the matrix। अगर कोई मैट्रिक्स इस तरीके से दे रखी है, कैपिटल A equal to a1 b1 a2 b2 and is called the determinant of A। इसी को ही हम लोग डिटर्मिनेंट ऑफ A बोलते हैं। a1 b2 minus a2 b1 को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A बोलते हैं। It has wide application in engineering, science, economics, social science, etc. Determinant to every square matrix, सबसे important word है to every square matrix A equal to aij of order n, we can associate a number called the determinant of the matrix A। अगर कोई आपसे सेकेंड ऑर्डर का आपसे कोई आपके सामने मैट्रिक्स लिखी हुई है और अगर आपसे उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछेगा तो आपको पता है a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। अगर मान लीजिए यही, जैसे यहाँ पर देखिए इफ कैपिटल A इक्वल टू ABCD लिखा हुआ है और आपसे कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है तो AD माइनस BC होगा। ये वही चीज है जो आपने यूनिकनेस पढ़ी थी, याद करिए आपने क्लास 10th में, तो वो वही चीज है a1 b2 माइनस का a2 b1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है कि ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि अगर आपका सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है तो आपका जो भी सबसे पहली बात डिटर्मिनेंट जो भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन वी कैन एसोसिएट अ नंबर कॉल्ड द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो अब लिखा हुआ है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर ऑर्डर 1 का होगा तो केवल एक ही उसमें इस टाइप से, अगर कोई ऑर्डर 1 का तो यही हुआ aij, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है 5, तो अगर कोई आपसे पूछे इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा तो इसका डिटर्मिनेंट 5 होगा। जो ये वैल्यू होगी वही आपका डिटर्मिनेंट होगा। ये मैंने बात बताई आपको, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। ऑर्डर 2 का तो आप समझ ही चुके हैं, AD माइनस BC होगा, AD माइनस BC होगा। और अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3 की है तो ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स इस टाइप से लिखी होगी और ये उसका डिटर्मिनेंट है। आपको पता है कि जो भी डिटर्मिनेंट निकलेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। तो आपके एलिमेंट लिखे हुए हैं a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है।
ठीक है। तो एक्सपेंडिंग आपको डिटर्मिनेंट का सिंबल ये होता है, ये आपका डिटर्मिनेंट का सिंबल है, कहीं कहीं ऐसे बुक में लिख देते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर एक्सपेंड कर रहा हूँ अलोंग R1। ऐसी बात नहीं है, आप इसको अलोंग R2 भी कर सकते हैं, अलोंग R3 भी कर सकते हैं, अलोंग C1 भी कर सकते हैं, अलोंग C2 भी कर सकते हैं, अलोंग C3 भी कर सकते हैं, लेकिन केवल किसी एक के अलोंग करना है। ये नहीं कि आप सबके अलोंग कर दिया, केवल एक के अलोंग करना है। तो वैसे मेरी आदत ज्यादातर रहती है कि मैं R1 के ही अलोंग एक्सपेंड करता हूँ और कुछ बच्चे C1 के अलोंग करते हैं। तो दोनों सब चीजें एक ही हैं। अगर आप अलोंग R1 के करते हैं तो पहले आप इस एलिमेंट को लिख लीजिए, इस एलिमेंट को लिख लिया। अब आप इस एलिमेंट को इस रो से भी गायब कर दीजिए और इस कॉलम से भी गायब कर दीजिए। इस रो से भी गायब कर दिया, इस कॉलम से भी गायब कर दिया। अब क्या बचा? ये बचा, ये बचा, ये A22 इंटू A33 माइनस, पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगी, A22 डॉट A33 माइनस A23 इंटू A32। फिर उसके बाद सिंबल आएगा माइनस का, पहला सिंबल प्लस का आएगा, फिर दूसरा सिंबल माइनस A12, माइनस A12। याद करने का तरीका क्या है? इन दोनों को ऐड करके देखिए, ये ऑड नंबर आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, माइनस A12। अब इस वाली एलिमेंट को रो से और कॉलम से गायब कर दीजिए, रो से गायब कर दिया, कॉलम से गायब कर दिया। अब क्या होगा? A21 डॉट A33 माइनस A23 इंटू A31, फिर प्लस आएगा, प्लस A13 लिखा। अब इस एलिमेंट को भी इस रो से गायब कर दीजिए, कॉलम से गायब कर दीजिए, तो क्या आएगा? A21 डॉट A32 माइनस A22 डॉट A31। जब आप इसको वैल्यूज को पुट करेंगे, यहाँ जो वैल्यूज दी होगी पुट करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका जो मैट्रिक्स होगा, अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालें ऑर्डर 3 का, तो उसका आंसर आएगा, उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। तो मैंने आपको डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 भी सिखा दिया, ऑर्डर 2 भी सिखा दिया, ऑर्डर 3 भी सिखा दिया। आपके कोर्स में ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 तक है, तो आप बहुत आराम से इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, जैसे आपके सामने ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये आपका लिखा हुआ डिटर्मिनेंट ए, इस तरीके से आपके एलिमेंट लिखे हुए थे। अगर मैं ट्रांसपोज कर दूं, ये रो में लिखा था इसको कॉलम में कर दूं, ये रो में लिखा था इसको कॉलम में कर दूं, ये रो में लिखा था कॉलम में कर दूं, तो इसका जो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी जो इस समय आ रही है, जो इस समय आ रही है, वही इस समय भी आएगी। द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अनचेंज्ड। जो वैल्यू यहां आ रही होगी वही वैल्यू यहां आएगी। अगर आप ट्रांसपोज भी करते हैं रो का, इंटरचेंज का, ये आपने ट्रांसपोज कर दिया तो भी वही वैल्यू आएगी डिटर्मिनेंट की जो यहां पर आ रही है। तो ये आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स। मान लीजिए आपने इस कॉलम को आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं और इस कॉलम को आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं। फिर से मेरी बात समझिए, इस कॉलम को आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं, इस कॉलम को आप इधर शिफ्ट कर रहे हैं। तो जब भी आप शिफ्ट करेंगे, आपने इसको यहां रखा, इसको यहां रखा, तो यहां पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मैंने केवल एक कॉलम को दूसरे कॉलम से इंटरचेंज किया है। इस कॉलम को यहां रखा और इस कॉलम को मैंने इधर रख दिया। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। बस ये है कि अगर मान लीजिए इसका आंसर 7 आ रहा है तो हो सकता है इसका आंसर -7 आ जाए। ठीक है, -7 आएगा। अगर मान लीजिए इस समय इसका आंसर 7 आ रहा है तो आपने इसको यहां रखा और इसको यहां रखा तो आपका आंसर -7 आ जाएगा। ये कहने का मतलब है मेरा, इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम्स। डिटर्मिनेंट इज अनअल्टर्ड। डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होता है इन न्यूमेरिकल वैल्यू बट चेंज इन साइन ओनली। मैंने अभी आपको बताया, मान लीजिए इसका आंसर 7 आ रहा है पर आपने इस रो को इधर रखा या इस कॉलम को इधर रखा, इस कॉलम को इधर रखा, या इस रो को इधर रखा और इस रो को इधर रखा। तो जब आपने रो को चेंज किया, किसी एक को ही करना है, तो आप देखेंगे कि केवल उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम आएगी, उसके साइन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। प्रॉपर्टी नंबर 3 है टू रोज कॉलम्स आइडेंटिकल। मान लीजिए यहां पर भी आपका 1 2 3 आ जाए और यहां पर भी आपका 1 2 3 आ जाए।
इधर भी 1 2 3 लिखा हुआ है, इधर भी 1 2 3 लिखा हुआ है, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपकी 0 हो जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा, 2 रोज कॉलम्स आइडेंटिकल, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, ये ध्यान रखिएगा। अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आपके सामने ये डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, अगर आप किसी स्केलर से, किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक रो या कॉलम में, मैंने अभी क्या बोला, किसी एक रो, एनी वन रो और कॉलम मल्टीप्लाइड बाय द के, तो आपके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है उतने टाइम्स हो जाएगी। मान लीजिए यहां पर इसका आंसर 8 आ रहा था, आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहां पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 8 थी, यहां पे आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 2 8 या 16, यानी 2 टाइम्स हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपने यहां पर भी के से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी के से मल्टीप्लाई किया, यहां पर भी के से मल्टीप्लाई किया, यानी कि कुछ इस टाइप का सिंबल आ रहा है, आपने उस ए जो आपका डिटर्मिनेंट था, ये इसमें आपने के से किया। के से करने का मतलब है, देखिए ये अंदर है सिंबल, यानी कि सब में हुआ हुआ, यहां भी हुआ हुआ के से, यहां भी हुआ हुआ, यहां भी हुआ हुआ के से। देखिए अगर आप किसी एक में करेंगे तो यहां पर के डिटर्मिनेंट ए आएगा, अगर आप क्या कहते हैं सब में करेंगे के से, तो यहां पर आएगा के क्यूब, या यहां पर या के की पावर n डिटर्मिनेंट ए। मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप केवल एक रो में करेंगे तो वो k टाइम्स हो जाएगा, लेकिन अगर आप सब में करेंगे, पूरे उसमें करेंगे, तो आपका क्या आएगा, k की पावर n डिटर्मिनेंट a। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस पे बेस आपको 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिलेगा एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। किसी एक में करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और अगर आप के ए का मतलब है, इसका मतलब है सब में मल्टीप्लाई हुई है, तो यानी के की पावर n डिटर्मिनेंट a लिखेंगे। P5 property, if each element of any row or column can be expressed as sum of 2 terms, then the determinant can be expressed as the sum of determinants। अब देखिए ध्यान से, यहां पर एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसमें जो एक इसकी फर्स्ट रो है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 टर्मों का सम दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, 2 टर्म्स का सम दिखा रहा है, तो आप इसको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं डिटर्मिनेंट में, यानी कि आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 का एक डिटर्मिनेंट आपने सेपरेट कर लिया, प्लस दूसरा डिटर्मिनेंट आपने सेपरेट कर लिया x y z a2 b2 c2 a3 b3 c3, इस टाइप से आपने इसको ब्रेक कर लिया। मैं आपको एक प्रॉपर्टी समझा देता हूं इसी में, एक और प्रॉपर्टी आप समझ लीजिए, P6 प्रॉपर्टी। अगर मान लीजिए ये आपका मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल के या तो नीचे के एलिमेंट आपके 0 हो जाएं, या ऊपर के एलिमेंट 0 हो जाएं, तो इसका डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, जो ये, और ध्यान रखिएगा ये जो लीडिंग, जो ये आपका मेन डायगोनल है, ये एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। मैंने क्या बोला, मेन डायगोनल के एलिमेंट 0 नहीं होने चाहिए। मेन डायगोनल के एलिमेंट के नीचे या ऊपर अगर आपका 0 आ रहा है, तो इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैं आपको समझा दे रहा हूं, a11.a22.a33, इनका प्रोडक्ट इसका डिटर्मिनेंट होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, इसको ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड, चेंज नहीं होती है, बाई एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम द सेम मल्टीपल m सेम मल्टीपल ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। एक आपको दे रखा है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, तो अगर आप इसके इसका डिटर्मिनेंट मान लीजिए आपका यहाँ पे मॉड a है, तो वो कह रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी चेंज नहीं होगी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, आप सेम मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस रो को छोड़कर, एक्सेप्ट a1 b1 c1 लिखा है, आपने यहां पे क्या काम किया, a1 प्लस m a2 किया, b1 प्लस m b2 किया, c1 प्लस m c2 किया,
अगर आपने ऐसा कुछ किया, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ आ जाइए, यहाँ पर भी आपने a3 माइनस एन a1 किया, b3 माइनस एन b1 किया, c3 माइनस एन c1 किया, तो वो कह रहा है कि उसके डिटर्मिनेंट पर कोई चेंज नहीं होता है। ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर भी आपने इस डिटर्मिनेंट को दो हिस्सों में ब्रेक किया था, यहाँ पर भी ये पूरी वैल्यू इन दोनों के इक्वल आ रही थी, इन दोनों के सम के इक्वल आ रही थी। तो इसीलिए वो कह रहा है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये वैल्यू, इसका इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम आएगी, ये भी आपका सेम होगा। लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय एडिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो द सेम मल्टीपल। यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, यहाँ भी m है, किसी भी एक रो के मल्टीपल को आप ऐड करें, ठीक है, बाय एडिंग, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ एडिंग और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कह रहा है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। एक प्रॉपर्टी नंबर 8 देखिए, इफ अ डिटरमिनेंट बिकम्स 0, अगर मान लीजिए कोई आपका डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू 0 आ रही है, on putting x equal to alpha, then we can say that x minus alpha is factor of this given determinant। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम है एक तरीके से। तो इस टाइप से ये मैंने आपको जितनी भी आपको बताया डिटर्मिनेंट क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है डिटर्मिनेंट की, तो ये सारी प्रॉपर्टीज को केवल आपको समझना है और कुछ नहीं करना है। थैंक यू वेरी मच।